कहानी दिल से। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनवाएंगे अंतहीन सफर का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने सुना स्नेहा की यादों में कैसे उसका दम घुट रहा था, खासकर जब वो उसकी तस्वीर देखता है और अचानक से फैसला करता है कि वो स्नेहा से मिलेगा। स्नेहा की जुदाई अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी रूह अब स्नेहा की तलाश में निकल पड़ी। अभय अपना सब्र खो चुका था, हवा मंद हो चुकी थी। हल्की बूंदाबांदी के साथ बिजली की गर्जन कहीं दूर रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। बादलों के झुरमुट ने अभी भी अनंत आकाश को अपनी आगोश में ले रखा था। बादलों के छा जाने से मौसम में उमस सी पैदा हो गई थी। कुछ उदासी भरी थी कल रात की बारिश, जैसे उसे बादलों से कुछ शिकायत हो। हवा में वो पहली सी नमी नहीं थी, कुछ कसमसाहट थी, जैसे टूटा हुआ दिल कराह रहा हो। बादलों की गर्जन में एक अजीब सा शोर था। ऐसा लग रहा था कि दिल कहीं टूट कर बिखर गया हो। कुछ तो हुआ था मौसम में, यूं बेवक्त बेवजह बारिश नहीं हुआ करती। वो चल पड़ा था अपनी मंजिल की ओर, जहां उसका दिल पड़ा था। 8 वर्ष हो गए थे उससे मिले। रेलवे स्टेशन की वो आखिरी मुलाकात उसके जहन में ज्यों की त्यों अंकित थी। ट्रेन लेट होने के कारण उन दोनों ने उस दिन काफी समय एक साथ गुजारा था। ये क्या लाए हो मेरे लिए? स्नेहा ने उसके हाथ में थामे पैकेट को देखते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस यूं ही है, तुम घर जाकर देख लेना। अभय ने उस पैकेट को उसके हाथ में थमा दिया। तुम्हारे पास जो मेरी तस्वीरें हैं ना, संभाल कर रखना उन्हें। हो सके तो डेवलप कराकर मुझे भेजना, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़्यादा संभाल नहीं पाती हूँ। वो इस शहर की यादें हैं और वो तस्वीरें तुमने ली हैं। ये बात मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन तुम चीजों को संभाल नहीं पाती हो और मैं दूर नहीं कर पाता हूँ। ठीक कहा तुमने। तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल और सहज लेते हो। जब कभी मुझे ज़रूरत होगी तो तुमसे ये मांग लूँगी। अभय ने हाँ में सिर हिलाया। वो उसके जाने से दुखी था, लेकिन वो अपने मन के आईने पर आई खरोचों को छिपाने का प्रयास भी कर रहा था। ये भी तुम्हारे लिए लाया हूं, लंबे सफर में मिठास बनी रहेगी। कहते हैं ना कि जब दोस्त बिछड़ते हैं तो मीठा भेंट करना चाहिए, यादें मीठी रहती हैं। उसके हाथों में चॉकलेट का बड़ा पैकेट देखकर मुस्कुराई वो। तुम भी अभय बहुत मासूम हो। तुम्हारे जैसे दोस्त अब कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। ये कहते हुए स्नेहा ने वो पैकेट भी अपने बैग में रख लिया। तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होने लगी। शांत बैठे लोगों में हलचल होने लगी। ट्रेन का वो डिब्बा ठीक उसके सामने था जिसमें स्नेहा को जाना था। खिड़की वाली सीट उसे पहले ही से पसंद थी। वो सारा सामान लेकर अपनी सीट पर जा बैठी। वो वहीं खड़ा था। खिड़की से वो उसे निहार रही थी। ट्रेन चल पड़ी। अभय से बहुत कुछ छूट रहा था। उन दोनों ने हाथ हिलाकर एक दूसरे को अंतिम सलाम किया। धीरे धीरे सामने का दृश्य बदल गया। वो जा चुकी थी, लेकिन बहुत सी यादें छोड़कर, जिन्हें बीते दिनों में उन्होंने एक साथ जिया था। एक पैकेट में किताबें थी। पैकेट में किताबें यादें बन स्नेहा के साथ जा चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि वे किताबें स्नेहा को उसकी याद दिलाती रहेगी। कोई है जो दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्लेटफॉर्म पर खामोशी थी। उसके शब्द हवा में तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। वो वर्तमान के कठोर धरातल पर खड़ा था। देहरादून के पहाड़ उसका जैसे इंतजार कर रहे थे। डायरी और फोटोग्राफ्स दोनों को उसने संभाल लिया था। वो अतीत से वर्तमान के सफर में झूल रहा था। पहाड़ों के बीच बसे उसके शहर ने आखिरकार उसे बुला ही लिया था। घर का एड्रेस उसके जहन में लिखित था। बहुत बड़े घर के सामने वो अपनी यादों और उम्मीदों का बैग लिए खड़ा था। डोरबेल बजाए 5 मिनट बीत चुके थे। इंतजार के बाद उसने फिर बटन दबाया। दरवाजा खुलने की आवाज एक उम्मीद लिए हुई थी। क्या चाहिए बेटा? अधेड़ उम्र के एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और प्रश्न पूछा। देखने में वो घर का नौकर प्रतीत हो रहा था। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बैग खोलकर एक तस्वीर निकाली और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में थमा दी। उसकी आंखें उस तस्वीर को देखने के बाद अभय के चेहरे पर टिक गई। उसके चेहरे पर फैले इंतजार और उम्मीदों की लकीरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम अबे हो ना?
उसने हाँ में गर्दन हिलाई। वो हैरान था कि वो उसका नाम कैसे जानता है। वे दोनों आलीशान घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। इतने बड़े घर में वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। स्नेहा बेटी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पानी का गिलास थमाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। अभय ने एक घूंट में सारा पानी पी लिया। अभय की नजरें घर में कुछ ढूंढ रही थीं, लेकिन उन्हें सूनेपन के अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। घर में कोई नहीं है क्या? सब बाहर गए हैं क्या? अभय ने सामने एक तस्वीर को निहारते हुए पूछा। शायद वो तस्वीर स्नेहा के मम्मी पापा की थी। नहीं, साहब और नहीं मेम साहब दोनों बिजनेस पार्टी में गए हैं। घर तो वो सिर्फ सोने के लिए आते हैं, वो भी आधी रात को। ये स्नेहा की मम्मी है? उसने तस्वीर की ओर इशारा किया। चलो बेटा, हम स्नेहा बिटिया के कमरे में जाते हैं। लंबे सफर से आए हो, थोड़ा सुस्ता लो। अभय के सवाल को अनसुना कर वो बुजुर्ग ऊपर की ओर गई सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। अभय भी उसके पीछे हो लिया। स्नेहा के कमरे में दरवाजा खोला गया। दरवाजे धूल में ऐसे रमे हुए थे जैसे महीनों से वो कमरा ना खोला गया हो। जहां जहां कदम पड़ रहे थे, जूतों के निशान फर्श पर ज्यों के त्यों बन रहे थे। तुम डायरी और तस्वीरें लाए होंगे। उसने मुझे बताया था कि एक मेरा दोस्त अभय आएगा, कुछ यादों के साथ। उन यादों को संभाल लेना। बुजुर्ग की आवाज में भावुकता आ गई। उसके शब्द नम थे। स्नेहा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। धूल के ढके कमरे की तरह उसके सवालों के जवाब भी अस्पष्ट थे। सब ठीक तो है ना? अभय के शब्द लड़खड़ा रहे थे। बड़ी मेम साहब के मरने से ठीक एक दिन पहले स्नेहा बिटिया की शादी जबरदस्ती एक बड़े बिजनेसमैन से की गई। माँ के बहते आंसू और उनकी आखिरी इच्छा के आगे वो ठहर सी गई, जैसे एक आजाद बहते दरिया पर बांध लगाकर उसका रुख बदल दिया गया हो। वो चुप थी, खामोश थी। इतना खामोश, इतना दर्द भरा चेहरा मैंने उसका कभी नहीं देखा था। शादी? लेकिन वो तो... अबे के हाथ से डायरी और तस्वीरें छूटकर धूल से भरे फर्श पर जा गिरी। वो भी घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया। उसकी सांसें उसके सीने में दफन हो गई। धड़कनों का स्पंदन मंद सा पड़ गया। ये तुम्हारी किताबें हैं जो तुम बिटिया को बेचते थे। वो मुझे दे गई थी और कहा था कि जब कभी भी तुम आओगे तो लौटा देना। बुजुर्ग ने दूर पड़ी टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। किताबें मिट्टी से भरी हुई थी। अभय ने डायरी तस्वीरों को फर्श से उठाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। नम पलकें खारे पानी का बोझ सह न सकी और गालों के रास्ते लुढ़कते हुए उस कमरे की धूल में समा गई जिसमें स्नेहा की यादें थी। टेबल पर रखी सभी किताबों को भी उसने अपने बैग में रख लिया। कुछ और भी कहा था उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसने कहा था अभय को यादें संभालने का बड़ा शौक है, वो इन्हें जरूर संभाल लेगा। बुजुर्ग की आंखें भी आंसुओं से भर चुकी थी। क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? क्या वो इसी शहर में है? अभय ने सवाल किए। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और वो कमरे से बाहर चला गया। अभय ने बैग को प्यार से उठाया। वो पहले तो ज्यादा भारी हो चुका था, लेकिन उतना नहीं जितना बोझ उसके दिल पर था। उसके कदम कमरे से बाहर की ओर चल पड़े। तभी अचानक उसका पैर पास पड़ी कुर्सी से टकराया और वो बैग समेत फिर फर्श पर गिर पड़ा। बैग गिरकर फट गया। डायरी, पुस्तकें और तस्वीरें फिर से उस कमरे में फैल गईं, जैसे वो जगह उन्हें छोड़ना न चाहती हो। अभय के पास अब कुछ नहीं था। सारी उम्मीदें धूल में समा चुकी थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वो निष्प्राण हो चुका था। तभी उसके शरीर में हलचल हुई। वो दौड़ पड़ा नीचे की ओर। वो अब उस बुजुर्ग के सामने था। वो अभय की आंखों में तैरते सवालों को पढ़ रहा था। स्नेहा, आप कहाँ है? क्या मुझे बता सकते हो आप? वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। उसके शब्द थक चुके थे। नहीं जानता हूं मैं। मतलब? जाने से पहले
वो आई थी यहां, वो उस सामाजिक रिश्ते को त्याग कर फिर से आजाद हो गई थी जो उस पर थोपा गया था। अब वो कहां है कोई नहीं जानता। किसी ने उसको खोजने की कोशिश ही नहीं की, करता भी कौन। वो अक्सर तुम्हारी बातें मुझसे किया करती थी। उसका तो सिर्फ एक ही रिश्ता था, सिर्फ एक रिश्ता था, वो था तुमसे। तुम पे बहुत भरोसा करती थी। अपने जन्मदिन पर उसे हर वर्ष तुम्हारे गिफ्ट का इंतजार रहता था। उस गिफ्ट को पाकर वो बेहद खुशी होती थी। इतनी खुशी मैंने कभी भी उसके चेहरे पर नहीं देखी। मगर अब वो कहां है मुझे नहीं पता, वो कहां है। वो भावुकता भरे शब्दों से स्नेहा की मनोदशा का वर्णन कर रहा था। अभय शांत था, लेकिन उसके अंदर के तूफान को वो रोक नहीं पा रहा था। स्नेहा रिश्तों के जाल से निकल न जाने कहां गुम हो गई थी। अभय सब कुछ वहीं छोड़ निकल पड़ा, एक अनंत सफर पर। अब उसकी कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ था एक ही सफर। वो ना होकर भी उसके साथ ही थी। उसकी यादें उसके अंतर मन में बसी हुई थी। सारा सामान वो कमरे में छोड़ आया था, लेकिन हरे रंग की साड़ी में स्नेहा की वो तस्वीर अभी भी उसके साथ थी। उसने अपना वादा निभा दिया था, मिलने का वायदा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह उसकी अंतिम मुलाकात होगी। नदियां पहाड़ों से सागर की ओर सफर करती है, लेकिन उसने तो सागर से पहाड़ों की ओर रुख कर लिया था। वो निकल पड़ा था उसे खोजने, लेकिन विपरीत दिशा में। अब वो उद्यम की ओर चल पड़ा था, ना कि मंजिल की ओर, क्योंकि स्नेहा को पहाड़ पसंद थे, जहां से नदियों का जन्म होता है। अब वो सागर की ओर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सागर में तो बड़ी से बड़ी नदी अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर लुप्त हो जाती है। बस तेजी से दौड़े जा रही थी। बर्फ से नदी चोटियां उसे पुकार रही थी। वो उनसे भी आगे निकल जाना चाहता था। वो आज खिड़की वाली सीट पर बैठा था, जैसे स्नेहा को पसंद था। पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर से टकरा रही थी। तस्वीर फड़फड़ा रही थी, जैसे वो अभय से कुछ कह रही हो। वो उसकी बातें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। सारे शब्द पहाड़ों में फैल गए। सफर जारी था, न जाने कब तक।